मैं अयोध्या से आपका भाई, आपका बेटा पवन पांडे आज इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप सभी लोग अपने घर पर, अपने परिवार के स्वास्थ्य सकुशल मंगल से होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और मैं इस उम्मीद और विश्वास से भी हूं कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपके घर के अगल बगल के लोग स्वस्थ होंगे। और मेरी ये प्रभु से, भगवान श्री राम से प्रार्थना भी है और ये मंगल कामना भी है कि आप सारे लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। दो चार बिंदुओं पर बात करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं और मुझे लगता था वो मुद्दे बहुत ज्वलंत हैं, उस पर बात होनी चाहिए। हमारे कुछ साथी जुड़ गए हैं फेसबुक लाइव पर, कुछ हमारे साथी जुड़ रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और जो स्नेह प्यार आप सभी लोग इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझको दे रहे हैं, मैं इसके लिए भी आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम और गौरी दोनों लोग मौजूद हैं। गौरी भी आपके साथ अभी मौजूद हैं। गौरी आप लोगों को प्रणाम बोलना चाहती हैं। Hello everybody, how are you? I hope you are fine and you all not go outside and stay home. Stay in home, stay healthy and eat healthy vegetables and foods. Thank you. आप लोग अपना आशीर्वाद गौरी को भी दीजिए। मैं जो सबसे पहली प्रमुख बात रखना चाहता हूं वो ये है कि इधर लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, आंधी और तूफान आ रहे हैं। इससे हमारे किसान भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है। खेतों में सब्जियों का नुकसान हुआ है। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में, जब एक तो कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, सारा कारोबार सब बंद है, सारी दुकानें बंद हैं, खेती किसानी तक बंद है, और अगर किसान का फसल नुकसान हो जा रहा है, उसकी खेती खराब हो जा रही है, खेत में बोई हुई सब्जियों का नुकसान हो जा रहा है, तो सरकार को इस पर भी काम करना चाहिए कि जिले के प्रशासन के माध्यम से उस नुकसान को तय करके किसान को उसकी भरपाई करनी चाहिए, जिससे कि उसका परिवार का पालन पोषण हो सके और वो किसान विषम परिस्थितियों से निकल सके। और इस पर हम सबको, जो भी लोग मेरे फेसबुक लाइव पर जुड़े, मैं सबसे अनुरोध करूंगा, आप लोग भी अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात के लिए आवाज उठाइए, शोर उठाइए कि कम से कम बात सरकार तक पहुंचे। किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसानों का फायदा होना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, और अगर हमारे अन्नदाता परेशान होंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि इस पानी में, ओले में, तूफान में जो भी नुकसान किसानों का हुआ है, इसकी भरपाई होनी चाहिए। दूसरी एक प्रमुख बात यह भी है कि आज इस लॉकडाउन के अवसर पर 3-4 प्रमुख अंग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं।
एक तो हमारे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है जो लगातार काम कर रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, मेडिकल के जो भी अस्पताल के एम्प्लॉई हैं, इनको पूरी तरह से सुरक्षा दिया जाए। इनको जो भी अस्पताल में जरूरत की चीजें हैं, मास्क है, ग्लव्स है, सैनिटाइजर है, या जो भी जरूरत की चीजें हैं, वो पूर्णतया उपलब्ध कराई जाए। कम से कम अस्पताल में काम करने वालों को इसका अभाव नहीं होना चाहिए। अगर यह अभाव है तो यह निश्चित रूप से सरकार की नाकामी है। भाई अजीत पांडे जी कह रहे हैं कि प्रयागराज में यादव भाइयों की हत्या हो गई है। हत्या तो इस सरकार में आम बात हो गई है। अगर आप लॉकडाउन में उठाकर देख लीजिए तो हत्याओं का ही दौर चल रहा है। कभी एटा, कभी इलाहाबाद, कभी कोई जिला। ये सरकार कानून व्यवस्था रख पाने में पूरी तरह से अक्षम है। ये कोई नई बात नहीं है। हत्याओं का ही दौर चल रहा है। बाबा जी कानून व्यवस्था संभाल पाने में पूरी तरीके से अक्षम है। मैंने एक बार नहीं, सैकड़ों बार इस बात को कहा और आज भी कह रहा हूं। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर आप लोगों से बात कर रहा था, दूसरी चीज, ये जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे डॉक्टर, नर्स या स्टाफ, इनकी सैलरी और तनख्वाह में से कटौती ना की जाए। कोई जरूरी नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, मेडिकल के कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह से पैसा काट के मुख्यमंत्री जी को पीएम केयर फंड में दान करें। कोई इसकी जरूरत नहीं है। ये जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, अगर ये दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनको तो बोनस मिलना चाहिए, इन्हें ओवर टाइम मिलना चाहिए। ये 10-10, 15-15 दिन अपने घर नहीं जा रहे हैं और आप उनके उससे कटौती कर रहे हैं। ये हमारे सतीश पाठक भाई जुड़ गए हैं, आपका भी मुद्दा है। मैं तो चाहता हूं इस मुद्दे को आप लोग और मजबूती से उठाइए। ये जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो किसी अखबार में लिख रहे हों, चाहे किसी चैनल में काम कर रहे हों, ये जो अखबार के मालिक हैं, ये अपने हर जिले में जो इनके पत्रकार हैं, संवाददाता हैं, चीफ ब्यूरो हैं, उनकी तनख्वाह से कटौती कर रहे हैं। और हमें तो जानकारी मिली है 40-40, 50-50% की कटौती कर रहे हैं। तो हम सरकार से यह भी निवेदन करेंगे कि एक तो वैसे पत्रकार बंधुओं की तनख्वाह कम है, किसी तरह बेचारे दिन रात समाज के लिए लड़ते हैं, जो आपकी कमियां और अच्छाइयां हैं दोनों दिखाते हैं। अब यह अलग बात है, कुछ हमारे साथी बायस्ड होकर के भी लिखते हैं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन आज मैं इस बात को बहुत मजबूती से रखना चाहता हूं। यह बात देश के प्रधानमंत्री को भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ध्यान देना चाहिए। और अपने सारे साथियों से कहूंगा, इस पर आप लोग भी मजबूती से इस सवाल को उठाइए कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, वो चाहे किसी अखबार में लिखते हो, छोटे बड़े किसी पेपर में हैं, आज उनके मालिक उनकी तनख्वाह में कटौती कर रहे हैं। आज हमारे पत्रकार साथी, छायाकार बंधु दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, खबर खोजते हैं, खबर को लिखते हैं, खबर को भेजते हैं, पूरा अपना पसीना बहाते हैं, तब अखबार छपता है। ये थोड़ी सी तनख्वाह पाते हैं, ज्यादा फायदा अखबार के मालिक कमाते हैं। लेकिन आज जब संकट का समय है तो ये अखबार के मालिक उन पत्रकार साथियों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, उनकी तनख्वाह में कटौती कर रहे हैं। तो मैं आज अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से पहले तो इन मालिकान की घोर निंदा करता हूं और मैं ये मांग करता हूं कि सरकार इस पे गाइडलाइन जारी करे और बहुत सख्त आदेश जारी करना चाहिए इस मुद्दे पर कि किसी भी पत्रकार की तनख्वाह की कटौती नहीं होगी, क्योंकि उनका भी परिवार है। उनके भी परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, इस पर भी हम सारे लोगों को ध्यान देना चाहिए। दिन रात वो बेचारे दौड़ते हैं, उनकी मोटरसाइकिल में तेल कैसे पड़ेगा, कैसे इतना परिश्रम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस पर भी ध्यान दिया जाए। एडवोकेट शरद यादव जी, भैया प्रणाम। मैंने कुछ दिन पहले एक अखबारों में बयान पढ़ा था उत्तर प्रदेश सरकार का कि अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपया देंगे
अब जरा आप सवाल करिए, ये मेरा सवाल आपसे है कि आप खुद सवाल करिए कि वो 5 लाख रुपया अधिवक्ता साथियों को मिला कि नहीं मिला, या केवल झूठी घोषणा थी। ये देखने का विषय है। बाकी मैं तो अपने अधिवक्ता साथियों को फैजाबाद के बधाई दूंगा। हमारे जो फैजाबाद के माननीय अधिवक्ता साथी हैं, बड़े भाई हैं, वो लोग लगातार अपने अधिवक्ता साथियों का हाल चाल ले रहे हैं। जहां जैसी जरूरत हो रही है उनके साथ खड़े हो रहे हैं, मजबूती से उनकी मदद भी कर रहे हैं। तीसरा एक बिंदु और है, ये जो हमारे पुलिस के साथी हैं, जो दिन रात सड़क पर ड्यूटी दे रहे हैं, कानून व्यवस्था को संभालने का काम कर रहे हैं, सिपाही हैं, दरोगा हैं, होमगार्ड हैं, जो दिन रात इस लिए सड़क पर मेहनत कर रहे हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, आपस में सही से रहें, कानून व्यवस्था सही रहे, उनकी भी तनख्वाह में कटौती हो रही है। तो हम तो सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम डॉक्टर, नर्स, पत्रकार, पुलिस, जो लोग 24 घंटा दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, इनकी तनख्वाह में किसी भी तरीके की कटौती नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, जो लोग अपनी जान को जोखिम में डाले हुए हैं, दिन रात कोरोना संक्रमण से, इस महामारी से लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर उनकी ही तनख्वाह में कटौती होगी, बल्कि हमारी तो मांग है कि उनको और ओवरटाइम दिया जाए, बोनस दिया जाए, ज्यादा पैसा दिया जाए, कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अपने जीवन को, अगर बताइए जो हमारे डॉक्टर हैं या नर्स हैं या पुलिस के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, जो लोग दिन रात सड़कों पर हैं और सड़कों पर अपने जान को जोखिम में डालकर आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, जो लोग इस तरह से आपके लिए काम कर रहे हैं, कम से कम ये आपका नैतिक फर्ज है और ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी और दायित्व है कि उनकी तनख्वाह में किसी भी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए। हमारे पत्रकार बंधुओं की भी तनख्वाह में कोई कटौती सैलरी में नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो लोग इस फेसबुक लाइव पे जुड़े हुए हैं, अगर वो हमारी बात से सहमत हैं, हमारी बात का समर्थन करते हैं, तो आप हमारी इस आवाज को और आगे बढ़ाइए, इस आवाज को अपनी आवाज बनाइए, मेरी आवाज में को अपनी आवाज देकर इस आवाज को आगे बढ़ाइए, जिससे कि सरकार कोई इस काले कानून को वापस ले। आप बताइए, क्या जरूरत है स्वास्थ्य मंत्री को पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के लोगों की तनख्वाह काट के पीएम केयर में देने की? अरे भाई, पीएम केयर का पैसा किस लिए है? देश के स्वास्थ्य के लिए ना, कोरोना से लड़ने के लिए। तो ये लोग तो कोरोना से ही लड़ रहे हैं। जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, ये कोरोना से ही लड़ रहे हैं सड़क पे खड़े होकर 24 घंटा। तो इनकी तनख्वाह से कटौती करने की क्या जरूरत? जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, वो लगातार सड़क पे ही लड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो इनके उससे तनख्वाह काटने की क्या जरूरत है? और जो हमारे किसान हैं, इनकी भी विशेष देखभाल सरकार को करनी चाहिए। जो भी इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। आज एक देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य भी है कि आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई फैक्ट्री में, कई लोगों की जान गई, कई सैकड़ा लोग अस्पताल में एडमिट हैं। हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो लोग जो एडमिट हैं वो ठीक हो जाएं, और जिनकी डेथ हो चुकी है, मैं उनके प्रति और अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं कि जल्द से जल्द ठीक हों। बाकी स्थितियां बहुत बुरी हैं। आप लोग दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि हमारे मजदूर किस तरीके से आ रहे हैं। कोई ट्रक में बैठ के आ रहा है, कोई सीमेंट मिक्सर में बैठ के आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है। महिलाएं 6-6, 1-1 साल के बच्चों को अपने पीठ पर बांध के लेके पैदल जा रही हैं। सरकार झूठ बोलने में अव्वल है। सरकार ने कहा था निःशुल्क लाएंगे, किराया लेकर के लोगों को लाया जा रहा है। तो इस समय जो देश का सबसे निचला तबका है, गरीब है, मजदूर है, वो बहुत ही परेशान है। जो विदेश में फंसे हैं, बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं, उनके लिए सरकार के पास जहाज की व्यवस्था है।
लेकिन जो गरीब हैं, अन्नदाता हैं, जिनसे यह हिंदुस्तान चलता है, जिनसे यह हिंदुस्तान बसता है, जिनसे यह हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश तरक्की करता है, खुशहाली के रास्ते पर जाता है, आज वो मजदूर सड़क पर भूखमरी के कगार पर है। आज वो पैदल चल रहा है, पानी और भोजन को तरस रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सारे लोग मेरी आवाज को मजबूती दीजिए। अगर मेरी बात सही है, अपनी आवाज देकर इस आवाज को आगे बढ़ाइए, जिससे कि सारे लोग मिलकर जो हमारा मजदूर तबका है, किसान है, उसे न्याय दिला सकें। क्योंकि आज हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जनपद, बल्कि विश्व, बहुत से ऐसे देश हैं जो इस कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से लड़ रहे हैं। बाकी सरकार ने शराब की मदिरालय दुकानें खोली दिया है। आप सारे लोगों ने फोटो देखी होगी कि क्या स्थिति है, किस तरह से लोग शराब की दुकानों पर मार किए, लाइन लगा के एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत मजबूत उदाहरण देखने को योगी जी की सरकार में मिला। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, जो भी परेशान हैं उनकी मदद करें। मैं अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं उनके सहृदय को, कि जब पहला जनता कर्फ्यू लगा था उस दिन से लेकर आज तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह निर्देश है कि न कोई भूखा रहे, न कोई परेशान रहे। लगातार जो लोग मजदूर अपने घर से निकले उनकी सेवा करना, पानी भोजन की व्यवस्था करना, समाजवादी साथियों ने जगह जगह रुककर उनको भोजन देने का काम, पानी पिलाने का काम, सारे काम किए और उनको सेवा करने का काम किया। पूरा सेवा भाव से समर्पित रहे पूरे प्रदेश के हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। मैं उन सबको भी ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। ये हमारे लकी भाई ने लिखा है, सही है, बिल्कुल 3900 मरीज कल बढ़े, केवल एक दिन में कल बढ़े, आज बढ़ रहे हैं। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अभी जो आंकड़े हैं उसमें कोई किसी भी दिन ऐसा आंकड़ा नहीं आया है कि जिसमें यह बताया गया हो कि आज घट गए। दिन प्रतिदिन कोरोना के जो हमारे मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, और वो तो जांच का अभाव है। आरोप प्रत्यारोप करने पर आ जाइए तो स्थिति बहुत खराब है। लेकिन आज मैं एक अखबार पढ़ रहा था कि अहमदाबाद, गुजरात की स्थिति बहुत खराब है। हमारे उत्तर प्रदेश में आगरा की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन अगर सच बोला जाएगा तो देशद्रोही हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, नमस्ते ट्रंप ने गुजरात और आगरा को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर भी आज जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उससे हम सब लोगों को लड़ना है। लड़के इस कोरोना वायरस संक्रमण को खत्म करना है और दोबारा हमारा हिंदुस्तान, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा देश तरक्की करे। इस पर पूरी मजबूती से हम सारे लोगों को एक होकर, एक एक हिंदुस्तानी नागरिक को एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े होकर, एक दूसरे का बेटा और भाई बनकर इस समस्या का निदान करना होगा। बाकी मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। आज प्रयागराज में हत्या हो गई, 3 एक ही परिवार के लोग मार डाले गए। एटा में एक ही परिवार के 5 लोग मारे गए, उसमें भी आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, केवल आपने लीपापोती करके फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। तो ऐसा मत करिए। सरकार का काम है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, सच सामने लाना। वैसे जनता तो आप पे लगातार 2-3 साल से आरोप लगा रही है कि आप गुंडों अपराधियों को पूरा खुला संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन आज लॉकडाउन के समय में
जब जनता अपने घरों में है और सरकार की नीतियों का पूरी तरह से पालन कर रही है, और उसके बाद भी अगर आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, हत्याएं नहीं रुक रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को चला पाने में आप अक्षम हैं। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता हुआ अपने सभी प्रदेशवासियों, जनपदवासियों, अपने सभी भाइयों के स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अगल बगल लोगों की मदद करते रहें, इस मंगल कामना के साथ जो मैंने 3-4 बातें कही हैं कि जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे नर्स हैं, जो भी मेडिकल के स्टाफ हैं, इनके वेतन में कटौती नहीं होनी चाहिए। जो हमारे सिपाही हैं, दरोगा हैं, जो दिन रात पुलिस विभाग के कर्मचारी दिन रात सड़कों पर हैं, उनके भी तनख्वाह से कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, इनका तो विशेष मैं कहूंगा सरकार को कड़ाई से पालन कराना चाहिए कि एक तो इनकी सैलरी वैसे कम होती है, दिन रात बेचारे लड़ते रहते हैं, और उसके बाद अगर इनके साथ कटौती हो रही तो अन्याय है। इन सारी अन्याय के खिलाफ जो भी हमारे साथी हमारे फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं, मैं चाहता हूं आवाज उठाइए, मदद करिए। और ये जो तूफान आया, बरसात हुई, ओले गिरे, बर्फ गिरा, इससे जो किसानों का नुकसान हुआ है, इसकी भी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का अपना फेसबुक लाइव सभी अपने जो हमारे फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं, जो हमारी बात को सुन रहे हैं, उनका सभी का प्रणाम अभिवादन करता हुआ कि आपने हमारे साथ लाइव आकर मुझे जो मजबूती सिंबल प्रदान किया है, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए कि हम सब मिलकर कोरोना से लड़कर दोबारा इस देश को एक मजबूती प्रदान करेंगे, अपने समाज को, अपने जनपद को, अपने परिवार को मजबूती प्रदान करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। और यह हम सभी हिंदुस्तानी का फर्ज है कि एक दिन ऐसा आए कि जब पूरे विश्व का सबसे बड़ा मजबूत राष्ट्र हमारा हिंदुस्तान बने। इसी परिकल्पना के साथ आप सभी के तरक्की, उन्नति, प्रगति और अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ सादर प्रणाम बोलता हूं, अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।